सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 3 ऑफ आवर 300 लेक्चर सीरीज़। सो पार्ट 1 में हमने देख लिया था, वी हैव सीन द मैकेनिक्स पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक फिज़िक्स देखी थी। फिर उसके बाद हमने वी हैव सीन बेसिक मैथ्स देखी थी, वी हैव सीन काइनेमेटिक्स देखा था इन 1 डायमेंशन, काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन देखा था। फिर हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे थे, वर्क एनर्जी पावर देखा था। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 में हमने मैकेनिक्स पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया था। फिर हमने पार्ट 2 में वी हैव सीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था, कैपेसिटेंस देखा था, कैपेसिटर देखा था, कैपेसिटेंसेस देखे थे, एंड देन वी हैव सीन लेटली वी हैव सीन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 फिनिश हो गया। अब आज से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होगा। तो पार्ट 3 में हमारा जो स्कोप है, हमारा प्लान है कवर अप करने का। सबसे पहले हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बाद वी आर गोइंग टू डू रोटेशनल बॉडी काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स देखेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू सी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड सीखेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा स्कोप है पार्ट 3 का। ठीक है, सो ये हम लोग देखते हैं, आई थिंक अराउंड 55 to 60 लेक्चर्स में इट शुड बी फिनिश्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक हम, विच इज़ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेक्चर 1। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा था, वॉट एवर वी हैव सीन टिल डेट, जो भी हमने मैकेनिक्स पढ़ी है, जो भी हमने काइनेमेटिक्स, जो भी मोशन पढ़ा है, मोशन के पैरामीटर्स पढ़े हैं और रीज़न पढ़ा है कि क्यों मोशन हो रहा है, वी हैव स्टडीड द कॉज ऑल्सो इन न्यूटन्स लॉज। तो हमने सब में जो भी हमने एक एजम्पशन कॉमन लेके चल रहे थे कि हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो बॉडी है, वी आर कंसिडरिंग इट इज़ एज अ पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल लेके चल रहे थे। ठीक है, दैट एजम्पशन दैट वी आर टेकिंग, बट रियल लाइफ में वो नहीं होता। रियल लाइफ में यू विल बी हैविंग द एक्सटेंडेड बॉडीज़, उसमें सिंगल पार्टिकल नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, हमारा एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती हैं। तो उस एक्सटेंडेड बॉडीज़ में देयर आर मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। सो इट इज़ नॉट लाइक के अगर आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो हाउ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज़ गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली इन हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज इन ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल। सो द सिस्टम विल गेट कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो फिर उससे हमने सोचा कि फिर एक हमने ये चीज़ सोची कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सटेंडेड बॉडी जो है हमारी, उसका जो हमारा एक्सटेंडेड बॉडी का मास है, हम ऐसा कर सकते हैं वो सारा का सारा मास एक ऐसे पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं कि एज इफ़ के सारा का सारा ऐसा कोई पॉइंट हम लोग सर्च कर सकते हैं कि सारा का सारा मास उस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन था। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट the complete mass of the extended body at a point which we call a center of mass. ठीक है, that is going to help us in simplifying the system of motion, system of particle motion, or the system of extended body motion, so that we can apply the Newton's laws on the extended bodies also, or the system of bodies also. ठीक है, तो that is what we are going to study today. Today's scope of lecture is to find out why we need the center of mass. ठीक है, and what is the center of mass, ये पहले देखेंगे. Then we are going to find out the center of mass for the discrete particle अगर हमारे हैं, we are going to find out them center of mass for the discrete particle. Then we are going to see the some extended bodies देखेंगे, उनका center of mass निकालेंगे for the discrete particles. ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग extended bodies में एक concept देखेंगे laminar bodies का. If we add laminar bodies or remove laminar bodies, so what is the effect on the center of mass. So ये हमारा आज का scope है, that is what we are going to see today. Okay, so let's begin. सो सेंटर ऑफ मास, जैसा कि हमने कहा, सेंटर ऑफ मास इट इज़ गोइंग टू सिंप्लीफाई द मोशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा था कि वी आर कंसिडरिंग कि एक्सटेंडेड बॉडीज़ को भी, सपोज ए कार इज़ मूविंग ऑन द रोड, वी कंसिडर इट एज अ पार्टिकल। हम पार्टिकल की तरह उसको बिहेव करके वी आर अप्लाइंग द न्यूटन्स लॉज, वी आर अप्लाइंग द पैरामीटर्स। सो ऑब्वियसली फर्स्ट न्यूटन लॉज हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, पहले कॉज आएगा फिर इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली विल से कि एक सिंगल पार्टिकल पे न्यूटन लॉ वी कुड एबल टू अप्लाई इट, वी वर अप्लाइंग इट टिल लास्ट चैप्टर। और उसके अंदर हमने देखा कि द मोशन इज़ क्वाइट simple. ठीक है, the motion is not complicated. So for instance, if you see this single particle, if it's been thrown like if we are considering a ball को हम single particle अगर एक लेके चलें तो it is doing the projectile motion like this. So it is kind of a simple motion. ठीक है, अगर यही motion, if I'm going to do it with the bat, if I'm having this bat, if I'm doing it with the bat, if you see in the bat, the motion is not just like this, but it is a complicated motion. But हम लोग
सो हम लोग अगर ये वाला मोशन बैट का मोशन देखेंगे तो इसमें मोशन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम बैट के अगर अलग अलग पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। इफ़ यू सी ऑल दिस पार्ट्स, ठीक है, तो आप अलग अलग पार्ट, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग नाउ द एक्सटेंडेड बॉडी, तो एक्सटेंडेड बॉडीज आप अलग अलग तरीके से मूव कर रही हैं, ठीक है। सो नाउ टू कंसिडर दिस एक्सटेंडेड बॉडी एंड टू कंसिडर इट्स मोशन, हमने फिर वी हैव थॉट कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑन टू इट। सो अगर मेरे को इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है तो इस बॉडी पे मैं इस पॉइंट पे अलग लगाऊंगा, इस पॉइंट पे अलग लगाऊंगा, इस पॉइंट पे अलग लगाऊंगा, हर पॉइंट पे मैं अलग ग्रेविटी लगाता रहूँगा। सो दैट इज़ गोइंग टू मेक द सिस्टम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर हमने वी हैव सीन के एक पॉइंट है जो कि विच इज़ लाइक अ सिंपल, विच इज़ फॉलोइंग अ सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन। एक पॉइंट एक कॉमन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, लाइक एज इफ के द होल मास इज मूविंग, the whole mass is concentrated about this point and it is doing a projectile motion under the gravity, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट पे कंसिडर करके चलूँ, ठीक है, तो हमने उसी के अराउंड फिर हमने बिल्डअप किया फिनोमेना कि अगर मैं इस पूरे बैट को, इज़ इट पॉसिबल आई कैन कंसिडर एट वन पॉइंट एंड देन आई कैन शो इट मोशन लाइक दिस, ठीक है। सो वही हमारे को पॉइंट फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ दैट पॉइंट, कि अगर मैं किसी एक्सटेंडेड बॉडी का एक ऐसे पॉइंट पे उसका सारा का सारा मास मैं किस ऐसे पॉइंट पे लोकेट कर सकता हूँ ताकि आई कैन मेक माई सिस्टम अ बिट सिंप्लीफाई, ठीक है। तो वही हमारा सेंटर ऑफ मास, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई मोशन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने पार्टिकल मॉडल पढ़ा था जहाँ पे सिस्टम पे मास सारा का सारा, हम लोग जैसे कार का मोशन है तो हम सारा का सारा ऐसे पार्टिकल पे कंसंट्रेट करके चल रहे थे एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस वी आर अप्लाइंग ऑन टू इट। अभी भी हम लोगों ने क्या करेंगे कि वी आर ट्राइंग टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एक्सटेंडेड बॉडीज़, और सारा के, और हमने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज में लास्ट लेक्चर में देखा था कि न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ जो था हमारा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जो इफेक्ट आता था हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन, वो हम वी कैन अप्लाई इट ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन अप्लाई इट ऑन आर एक्सटेंडेड बॉडीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले लेक्चर में हमने देखा था ये। तो हम वही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू in this what we are going to do, we are going to find out कि जो हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसका एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे विच वी कॉल अ सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सारा का सारा मास इज कंसनट्रेटेड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ आवर स्कोप फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग आज वही निकालना सीखेंगे। सो ये हमने देख लिया, बॉल है, दैट इज़, अगर मैं बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा हूँ दैट इज़ डूइंग ए सिंपल मोशन, दैट इज़ अ पैराबोला। अगर मैं बैट का देखूँ, बैट इज़ डूइंग अ कॉम्प्लेक्स मोशन। बैट का एक पॉइंट है दैट इज़ मेकिंग द पैराबोला, दैट इज़ मेकिंग अ सिंपल पैराबोला, ये जो सी पॉइंट है। बट जो अदर बैट का ये वाला पॉइंट है, तो इफ़ यू सी दिस पॉइंट इज़ डूइंग डिफरेंट सेट ऑफ मोशन, ठीक है। इसका अलग सेट ऑफ मोशन है। तो अगर मैं देखूँ कि सेंटर ऑफ मोशन, ये जो पॉइंट सी है, सो सेंटर ऑफ मोशन, दिस इज सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल सी जो है मेरा, ये बैट का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बैट वेयर आई कैन कंसनट्रेट द होल मास ऑफ माई होल बैट वेट आई कैन कंसनट्रेट, ठीक है। सो आई कैन कंसिडर द बैट एज ए पार्टिकल व्हेन आई एम गोइंग टू कंसिडर ओनली द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इसको बैट को हटा के केवल एक सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लूँ, सो आई कैन कंसिडर बैट एज ए पार्टिकल, ठीक है। फिर मैं अगर मैं सेंटर ऑफ मास को लेके चल रहा हूँ तो आई कैन कंसिडर बैट एज ए पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा होता है कि दो, जैसे इसके अंदर मेरे दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये मोशन मेरा सिंपल बैट का, सिंपल अगर मैंने बैट थ्रो किया था और बैट मेरा ऐसे ही जा रहा होता है, इफ माई बैट इज गोइंग लाइक दिस एंड इट इज़ कमिंग लाइक दिस, सो आई कैन से बैट इज डूइंग इट्स अ कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो बैट का जो मेरा ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन इनटू दिस पार्टिकल। इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़, ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज मेंटेनिंग, ये डिस्टेंस मेरा मेंटेन हो रहा है, ये डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा। अभी क्या है मेरा ये वाला पार्टिकल, अगर मैं देखूँ दिस पार्टिकल पहले यहाँ पे था, अब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। सो नाउ देयर इज़ अ रिलेटिव चेंज इन दिस पार्टिकल। तो ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन, ये वाला पार्टिकल जो है अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाला बैट का जो मोशन हो रहा है मेरा, ये इट इज़ अ सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशन। एक तो इसका सेंटर ऑफ, एक तो इसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, और जो मेरे बाकी के पार्टिकल्स हैं, सपोज ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, इनका जो मोशन हो रहा है दैट इज़ अ रोटेशनरी मोशन along the with respect to center of mass। तो अगर मैं कोई भी पार्टिकल उठा लूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू पिक दिस पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल दो मोशन कर रहा है। वन मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बिकॉज ये एक, अगर ये T1 पे यहाँ पे है, T2 पे यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। तो इसने क्या, ये वाले, सो इफ़ आई एम गोइंग टू टेक दीज टू पार्टिकल,
ये पार्टिकल यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये पार्टिकल मेरा फिर यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये वाले पार्टिकल का अगर T1 यहाँ पे है, ये T2 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाले पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है क्या हो रहा है, एक तो मोशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास उठा तो ये भी उठ गया, उसके बाद इसका रोटेशन मोशन भी हो रहा है अराउंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। सो इसके दो मोशन हो गए, हर एक पार्टिकल के दो मोशन हो जाएंगे, एक मेरा हो जाएगा, सो वन मोशन इज माई सुपरपोजिशन ऑफ टू, सो एनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो होगा मेरे रिजिड बॉडी का उसके दो मोशन होंगे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, दैट इज अ सेंटर ऑफ मास का जो मोशन हो रहा है मेरा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जिससे मूव कर रहा है, प्लस द मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये वाले पार्टिकल का कितना रोटेट किया सेंटर ऑफ मास, बिकॉज ये वाला पार्टिकल है, ट्रांसलेशन मोशन तो करेगा सेंटर ऑफ मास के बराबर है, जितना सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ये ट्रांसलेटरी उतना तो मूव करेगा ये वाला पार्टिकल, प्लस ये रोटेट भी कर जाएगा, ठीक है। हर एक पार्टिकल ऐसी होगा कि हर एक पार्टिकल जो है मेरा सेंटर ऑफ मास के साथ साथ, बिकॉज दिस बॉडी इज रिजिड बॉडी ना, तो जितना सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ये बॉडी का ये वाला मूव सेंटर ऑफ मास के बराबर तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा ये वाला पॉइंट, बट उसके साथ साथ ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। ये वाला पॉइंट जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास के साथ ट्रांसलेटरी मोशन किया, फिर रोटेट भी कर गया, फिर रोटेट भी कर गया। सो दो मोशन हो रहे हैं इसमें बेसिकली, ठीक है। सो टू मोशन, वन इज ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जिसके साथ साथ सारे पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं, उसके बाद जो मेरा हर पार्टिकल जो है दैट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उनका मोशन भी हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज देयर इन द कॉन्सेप्ट। अब ये वाले ही कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट इन आर रोटेशन मोशन ऑल्सो। तो ये हमारा जो मोशन हो रहा है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेशनरी मोशन, ठीक है, रोटेशन मोशन हो रहा है इसमें। अब इसके अंदर हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमारी जो सेंटर ऑफ, अगर मेरी जो सपोज ये हैमर है, इसका सेंटर ऑफ मास इज लाइक दिस, अगर मेरी जो फोर्स है, इफ़ आई एम अप्लाइंग द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है, सपोज दिस इज माय बॉडी, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इफ़ आई एम अप्लाइंग द फोर्स अलोंग, ये मेरी लाइन ऑफ, ये मेरी लाइन है, ठीक है, लाइन यू कैन हैव एनी लाइन, ठीक है, अगर आप यू आर अप्लाइंग द फोर्स अलोंग द लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन के थ्रू ये वाली फोर्स लगा रहा हूँ अलोंग दिस लाइन, ठीक है, सो इन दिस केस द माई बॉडी विल डू अ ट्रांसलेटरी मोशन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन कब करेगा, जब कोई फोर्स मेरा विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अगर यही फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सो विच इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, देन दिस बॉडी, ये वाली बॉडी मेरी रोटेशनल मोशन भी करेगी और ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी, दिस बॉडी विल डू अ रोटेशन मोशन, तो ये वाला पॉइंट ऐसे रोटेशन मोशन भी करेगा, ठीक है। सो सेम ये कंसेप्ट यहाँ पे समझा रखा है कि मेरा हैमर है, इफ़ एम दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास, तो ये मेरी लाइन है सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, अगर मैं फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास अप्लाई करूँगा देन देर विल बी अ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ दिस हैमर, ठीक है, हैमर बस ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, नो रोटेशनरी मोशन करेगा, ठीक है। सो एक्सटेंडेड फोर्स अगर आपकी लग रही है अलोंग द सेंटर ऑफ मास, देर विल बी ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, दिस इज माय हैमर एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स हेयर, तो अब क्या है, मेरा सेंटर ऑफ मास से अप्लाई नहीं कर रहा फोर्स, देन इट विल डू अ रोटेशन मोशन ऑल्सो, इट विल सो यहाँ पे दो मोशन होंगे इस वाले पॉइंट के, ये वाला पॉइंट एक तो सेंटर ऑफ मास की मूव करेगा, ठीक है। सो अब इसमें देखेंगे हम दो मोशन हो रहे होंगे इन चारों में, एक तो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, ठीक है, प्लस अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूँ तो इसके ये वाले पॉइंट के दो मोशन होंगे, वन इज़ माई एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास जितना मूव करेगा, प्लस इसका एक्स ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दिस इज़ माई रोटेशन, ठीक है, दिस इज़ माई रोटेशन। तो ये वाला जो पार्टिकल है मेरा, पहले ये यहाँ से यहाँ पे मूव किया, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से यहाँ पे मूव करके आया ये वाला, और फिर इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट किया, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट किया। सेम वे ये वाला जो पॉइंट है, पहले ये सेंटर ऑफ मास के साथ ये यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ मास के साथ ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, दिस इज़ माई पार्टिकल, फिर इसके अबाउट रोटेट करके यहाँ पे पहुँच गया। सो नाउ दिस पार्टिकल जो है, दिस पार्टिकल इज डूइंग मेरा सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशन, वन इज ट्रांसलेटरी विच इज़ माई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक कर रहा है रोटेशन विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी या इसकी एक्सेलरेशन इस पॉइंट की चाहिए, या मेरे को इसका बताना है पोजीशन, तो इसका पोजीशन मैं कैसे बताऊँगा, पोजीशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर मेरे को ये आर ऑफ ए बताना है, ठीक है, आर ऑफ ए बताना है, तो मैं कैसे बताऊँगा, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन प्लस आर ऑफ ए with respect to center of mass का position. So it is going to give me the position of my particle with respect to center of mass, ठीक है। अब इसी में ही जब हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, तो देर आर इंटरनल फोर्सेस ऑल्सो दैट वी हैव सीन एंड देर आर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑल्सो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सपोज
जो मेरा पार्टिकल होता है दैट जो भी हमारा जो इफेक्ट आता है एफ नेट एक्सटर्नल, जो मेरा इफेक्ट आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, ठीक है। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस की वजह से नहीं आता, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं मेरी सारी इक्वल एंड अपोजिट होती हैं बिटवीन द पार्टिकल, दैट विल गेट नेगेटेड, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पार्टिकल है V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है, तो इनमें आपस में इंटरनल फोर्सेस हैं, जैसे ये वाली इंटरफोर्स, ये वाली इंटरफोर्स, ये वाली इंटरफोर्स, तो वन को ये सारी इंटरनल फोर्सेस हैं और ये इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्सेस सारे पार्टिकल्स में, ठीक है। सो ये सारे पार्टिकल के इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सारी नेगेट करके जीरो हो जाएंगे एंड देर आर 4 एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, ठीक है, देर आर 4 एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, ठीक है। सो अब मेरे को अगर इसका इक्वेशन लिखनी है, सो आई कैन राइट इट डाउन, ये चारों पार्टिकल को what I can do, I'll find out कि चारों पार्टिकल अगर मैं एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करूँ तो वो पॉइंट क्या हो सकता है। सो आई हैव फाउंड आउट दिस पॉइंट इज दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इन चारों पॉइंट का मैंने निकाल लिया कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा ये चारों के चारों पॉइंट मैं उस पर कंसंट्रेट कर सकता हूँ सारे के सारे मास को, तो दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया। अब आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल दिस एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सेंटर ऑफ मास, देयर विल नॉट बी एनी इंटरनल फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेज आई कैन अप्लाई, ये चारों फोर्सेज आई कैन अप्लाई ऑन द सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ पे ये मैंने चारों फोर्सेज लगा दी सेंटर ऑफ मास पे, एंड द सेंटर ऑफ मास इज वेयर माई द होल चारों पार्टिकल का मेरा जो मास है दैट विल बी कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर नाउ आई कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ टू दिस, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अगर मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, और फिर वी कैन सी व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड देन वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉस। तो अब इस केस में न्यूटन लॉ क्या हो जाएगा मेरा F1, सो नेट ऑफ माई F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है, ये चारों फोर्सेस का जो भी मेरा इक्विवेलेंट आएगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी MACM, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई नेट ACM, ठीक है। ये मेरा बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हम लोग क्यों करते हैं, सो दैट जब मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, बॉडी हमारी रिजिड होती है, एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती हैं, दैट केस इट इज़ नॉट ईजी टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉस ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो हम क्या करते हैं, हम सारी बॉडी को एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे वेयर वी कैन कंसनट्रेट द होल बॉडी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और वहाँ पे उस पॉइंट को लेके वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हम निकाले कैसे, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आर सेंटर ऑफ मास इफ़ यू हैव द एन डिस्क्रीट पार्टिकल। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास ये पार्टिकल है, यू कैन टेक ये पार्टिकल को, आप क्या करते हैं पहले एन डिस्क्रीट पार्टिकल निकालते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सो सपोज ये मेरे एम डिस्क्रीट पार्टिकल को 1 2 3 4, ठीक है, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो हर एक अगर मैं इसको पार्टिकल लेके चल रहा हूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं लाई करेगा जो इसका आर है, ठीक है, जो इसका रेडियस ये है मेरा पोजीशन वेक्टर है, वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सो ये क्योंकि बिकॉज आई एम टेकिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। सेम वे अगर मैं ये बॉडी लेके चलूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक द बॉडी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास पे है, we are going to find out the r, ठीक है, we are going to find out the r of its center of mass, position vector of its center of mass, then also we can apply the same formula for the center of mass of multiple bodies। अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल लेके चल रहे हैं, we are only taking the particle, तो इन सबके सेंटर ऑफ मास भी जो इनके पोजिशन वेक्टर होंगे वही सारे सेंटर ऑफ मास होंगे, बिकॉज दे आर द पार्टिकल। अगर मेरे को अब इन सारे मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस RCM कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास फॉर ऑल द पार्टिकल्स दैट आर देयर इन द फील्ड। तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, तो RCM ये देयर इज अ डेरिवेशन फॉर दिस, बट वी आर जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट द डेरिवेशन किस तरीके से करते हैं, बट द फॉर्मूला फॉर दिस इज, अगर मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी M1 R1 का M1 का पोजिशन वेक्टर इंटू M2 R2 अप टू M1 R1, और सब सारा वेट विल जस्ट टेक द होल वेट, ठीक है, जितने भी मेरे मास, जितने भी मेरे पार्टिकल्स हैं उन सब का मास वी जस्ट टेक, ठीक है। सो दिस इज़ माई RCM, ठीक है, सो दिस इज़ माई पोजिशन वेक्टर ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर मेरे दो पार्टिकल हैं तो आई कैन राइट डाउन M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। सो दैट इज़ माई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दैट इज माई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मेरे दो पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं, M1 M3 R3 आ जाएगा, नीचे M3 आ जाएगा, 3 पार्टिकल हैं M3 R3, अगर 3 पार्टिकल हैं, सो सेम वे वी कैन एक्सटेंड दिस टू एनी नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसमें मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट
कि इन टर्म्स ऑफ के इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट क्या है। तो सबके लिए हम लोग सबका क्या करेंगे, सारे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लेके सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x1 m2 x2 m2 अप टू m1 xn। सेम वे विल डिवाइडेड बाय ऑल द पार्टिकल एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेम वे हम वाई और सेम वे हम जेड कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। ठीक है, सो आई टेल यू कि दो पार्टिकल का बता देता हूँ मैं किस तरीके से आता है, हाउ वी रीच दिस के आर सी एम इज इक्वल टू आर m1 r1 प्लस m2 r2। ये किस तरीके से हम लोग रीच कर रहे हैं, m1 प्लस m2। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोग ये कहते हैं कि अगर मेरे दो पार्टिकल हैं, ठीक है, इसमें एक तो इंटरनल फोर्सेस लग रही होंगी F1 और 2, और इस पर अगर ये मेरा पार्टिकल 1 है, ये मेरा पार्टिकल 2 है। ठीक है, तो इस पर इंटरनल फोर्स कितनी लग रही होगी, F2 ऑन 1। ठीक है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं ले लूँ F1 एक्सटर्नल लग रही होगी, इस पर अगर मैं ले लूँ F2 एक्सटर्नल लग रही होगी। ठीक है, अब मैं देखूँ इन सब पे जो मेरी फोर्सेस लग रही होंगी, सो दैट विल बी F1 एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F21 दैट इज इक्वल टू m1। जो ये अब ये पार्टिकल इस पे जो मेरी दो फोर्स लग रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू मेक दिस पार्टिकल मूविंग m1 a1। ठीक है, सेम वे ये वाली जो फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू मेक द पार्टिकल मूविंग m2 a2। ठीक है, ये इनका इफेक्ट आएगा इन नेट फोर्सेस का। तो अब इन चारों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा फाइनली दिस इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा मेरा चारों फोर्सेस F1 एक्सटर्नल, F12, F2 एक्सटर्नल, F21 इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। अब यहाँ पे क्या है, मेरी F21 ये दोनों मेरी इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, m1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 a1 को क्या लिख दूँ मैं, d2 r1 डिवाइड बाई dt2 प्लस m2 d2 r2 डिवाइड बाई dt2। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मास m1 प्लस m2 और इसका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमने ऑलरेडी देखा, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, और इस सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन को लिख सकता हूँ मैं d2 r cm डिवाइड बाई dt2। ठीक है, इसको मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। तो मेरा ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया m1 m2 d2 r cm दैट इज इक्वल टू दिस टर्म ये वाली और ये वाली। तो अगर मैं इन दोनों को लेके चलूँ, इफ़ आई एम डूइंग डबल इंटीग्रेशन दोनों साइड का, ठीक है, तो यहाँ मेरे क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू आर सी एम दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। इसको आप नीचे ले जाओ, यू विल डिवाइड इट एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इस तरीके से यू विल गेट द डेरिवेशन ऑफ दिस। ठीक है, इस तरीके से यू विल गेट द डेरिवेशन ऑफ दिस। नाउ इसके बेसिस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, एक ये चार पार्टिकल दे रखे हैं m1 m2 m3 एंड m4। इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 1 है, इसका 1 1 है, इसका 1 0 है एंड इसका 0 0 है। ठीक है, तो मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, यू कैन डू इट विद द सिमेट्री, इट्स क्वाइट इजी, बट वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू गेट इट। तो हम एक देखते हैं पहले, अगर मेरे को x1 निकालना है, x सेंटर ऑफ मास निकालना है, हमने सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x होगा और एक y होगा। ठीक है, तो हम x निकालते हैं पहले। x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, m1 x1 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, m1 कितना है मेरा, x सेंटर ऑफ मास, m1 इज़ माई 1 kg, ये 1 2 3 4। ठीक है, m1 इज़ माई 1 kg और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस m2 कितना है मेरा 2 kg, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है इंटू 1, प्लस m3 कितना है मेरा 3 kg, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1, प्लस m4 कितना है 4 इंटू x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, टोटल आ गया ये 5 ऊपर और नीचे आ गया 10, सो 0.5। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.5 पे लाई करेगा। सेम वे आप y सी एम निकालो, y भी वो 0.5 पे लाई करेगा। सो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी हेयर। अगर मैं इन चारों पार्टिकल को इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एज अ सिस्टम ऑफ सेपरेट पार्टिकल, आई कैन मेक के ये मेरा सेंटर ऑफ मास है वेयर ऑल फोर पार्टिकल्स आर लाइंग। ठीक है, ये चारों पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करूँ एक पॉइंट, तो ये चारों पार्टिकल इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो ये चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है मेरा फॉर टू पार्टिकल शुड बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम। अगर मेरे दो पार्टिकल हैं तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी एनीवेयर। अब
ये केवल इस लाइन ज्वाइनिंग देम पे होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। ये नहीं है कि इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा, नो। सो दो अगर मेरी बॉडीज़ हैं या दो पार्टिकल हैं, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं, और ये लाइन ज्वाइनिंग देम होगा, ठीक है। वो इस वाले पोर्शन में कहीं नहीं होगा, ना इस वाले पोर्शन में कहीं होगा, ना इस वाले पोर्शन में कहीं होगा, ना इस वाले पोर्शन में कहीं होगा, ठीक है। नहीं, इस वाले में अगर कुछ एक बॉडीज़ होती हैं जिनका सेंटर ऑफ मास बॉडीज से बाहर होता है, तो उस केस में हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट कैन बी आउटसाइड, इधर भी साइड हो सकता है, इधर भी साइड हो सकता है, ठीक है। बट इट शुड लाई ऑन द लाइन, ठीक है। इट शुड लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, बिकॉज देर आर टाइम्स लाइक फॉर इंस्टेंस अगर डोनट देखोगे आप, डोनट जो होता है, और इफ़ यू कंसिडर द डोनट के अंदर सेंटर ऑफ मास इज नॉट इन द बॉडी बट इट इज़ आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेम वे अगर मैं हॉर्स शू लेके चलो, इफ़ आई एम टेकिंग दिस हॉर्स शू, ठीक है, ये हॉर्स शू जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, दैट इज़ नॉट ऑन द सेंटर, दैट इज़ नॉट इनसाइड द बॉडी। और अगर मैं एक पार्टिकल ये ले लूँ, तो इन दोनों का अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास लेना है, ये और इसका, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास शुड बी लाई समवेयर हेयर, ठीक है। तो आउटसाइड, सो दैट ऑल्सो विल बी इन द लाइन ओनली यार, ठीक है। सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग देम, आउटसाइड नहीं होगा। यस, सेंटर ऑफ मास विल बी ऑलवेज बी बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग देम। हम देखते हैं कि इट शुड ऑलवेज बी लाइन ज्वाइनिंग देम, इनके बीच में ही होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमने देखा अभी सेंटर ऑफ मास का ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने, वी जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये है मेरे दो पार्टिकल है M1 M2, देयर पोजीशन वेक्टर इज R1, इसका पोजीशन वेक्टर M2 का R2, ठीक है। और ये मेरा सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम करके चल रहे हैं, दे आर नॉट ऑन द लाइन, सो दिस माई RCM, ठीक है, दिस माई RCM। तो नाउ वील अप्लाई दिस फॉर्मूला, M1 R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 RCM, ठीक है। R1 को मैंने क्या किया, R1 को आई जस्ट राइट इट डाउन RCM प्लस दिस, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगुलर लॉ लगा दिया, RCM प्लस R1 इज माई R1, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया R1 डैश, ये माई R1 डैश इज दिस वन, R1 डैश प्लस RCM प्लस दिस इज माई दिस R1। सेम वे मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, RCM प्लस R2 इज माई R2 डैश, ठीक है, R2 डैश प्लस RCM इज माई R2, ठीक है। सेम इज इक्वल टू दिस। अब नेक्स्ट व्हाट वी विल डू हेयर, माई यहाँ पे आ जाएगा M1 RCM कॉमन लेके M2 RCM दैट विल गेट कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा M1 R1 इज इक्वल टू माइनस M2 R2। अब यहाँ पे M1 जो M2 है ये तो नेगेटिव साइन नहीं हो सकते, तो पॉजिटिव ही रहेंगे। सो यहाँ पे जो R1 और R2 है दे आर अपोजिट, दे नेगेटिव साइन आ रहा है ना, सो दे शुड बी अपोजिट, दे शुड लाई ऑन द सेम लाइन। एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ कमिंग नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, सो दे शुड ऑलवेज बी along the same line, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे R1 प्लस R2 डैश इज इक्वल टू 0 आ रहा है, R1 प्लस R2 डैश, सो दिस कैन ओनली हैपन व्हेन द टू वेक्टर आर अपोजिट लाइक दिस, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 डैश हो गया, R2 डैश R1 डैश, ठीक है। तभी इन दिस केस ओनली आई विल बी हैविंग this set of result, R1 dash is equal to minus R2 dash. So with this we can say they will always lie on the same line, ठीक है। ये दोनों सेम लाइन पे लाई करेंगे, RCM will lie on the same line between them, it will not be away from it, ठीक है। अब ये है सेंटर ऑफ मास डिवाइड द लाइन L। सो अगर दो बॉडीज़ हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल डिवाइड दिस, ये जो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग देम होगा, इन्वर्स ऑफ देयर मासेस, जिसका मास ज़्यादा होगा, सपोज दिस इज माई बिग मास एंड दिस इज माई स्मॉल मास, तो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग देम होगा, तो इन्वर्स ऑफ देयर मासेस दैट मीन्स कि जितना बड़ा मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके पास लाई करेगा, जितना बड़ा मास होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके पास लाई करेगा, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज देयर। और यहाँ पे कि सपोज ये मास मेरा 10 टाइम है, 10 टाइम्स ऑफ M, ये मेरा M है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये मेरा X इधर मूव करेगा, इसको मेरा 10 टाइम्स ऑफ X मूव करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को सेम लेवल पे मेंटेन करने के लिए इट हैज़ टू मूव X, इफ इट्स मूविंग X टाइम, दिस स्मॉल मास नीड्स टू मूव 10X टाइम, ठीक है, टू मेंटेन द सेम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो हेयर वी आर गोइंग टू सी द डेरिवेशन ऑफ दिस, बट फर्स्ट वी विल सी कि हाउ द सेंटर ऑफ मास हैज़ बीन रिलेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू टेक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पे ये मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये एक मेरा M1 है, ये M2 है, ये R1 हो गया R1, ये R2 हो गया, और इन दोनों के बीच का लेंथ हो गई L। सो यहाँ पे आई कैन टेक माई सेंटर ऑफ मास एज 0 बिकॉज आई एम टेकिंग दिस एज अ 0 0 एक्सिस। तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, ठीक है, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। सो फ्रॉम हेयर इफ यू सी यू गॉट R1
मतलब अपोजिट आएंगे। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड R1 और R2 का मैग्नीट्यूड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम देखेंगे यहाँ से दैट विल बी M2/N1। सो यहाँ पे मेरा आ गया कि क्लोजर सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोजर टू द मैसिव बॉडी, ठीक है। सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड इन एक्सटेंडेड बॉडी में भी। यहाँ पे हम जैसे डिस्क्रीट मासेस लेके चल रहे हैं, आप एक्सटेंडेड बॉडी में भी लेके चल सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी बॉडी है तो अगर कोई ऐसी बॉडी है आपकी, सो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग जहाँ पे ये तो पतला वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे मास कम है, तो हैवियर मास विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हेयर टुवर्ड्स द हैवियर साइड, ठीक है। एक्सटेंडेड बॉडीज़ में भी हम लोग ऐसे, अगर आपका जैसे हमने बैट वाला पोर्शन देखा ना, सो सपोज दिस बैट इज देयर, सो सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग समवेयर दिस साइड, ठीक है। इट विल नॉट, सो सेंटर इज दिस ओनली फॉर बोथ, ठीक है। इसके लिए सेंटर ये है, बट सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड्स द heavier mass side, ठीक है। so that is what you can deduce it from there कि center of mass is always towards the heavier side, closer to the massive side। यहाँ पे यही है मेरा दो पार्टिकल सिस्टम है M1 and M2, ठीक है। इनिशियली दे आर एट ए डिस्टेंस x1 and x2। इसको मैंने इसको इफ़ आई मूव बाय d डिस्टेंस, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन d and d डैश, ठीक है। d and d डैश में मेरे को रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही सेम रिलेशनशिप होगी, जितना बड़ा मास होगा, अगर मैंने ये सपोज दिस इज़ माई बिगर मास, दिस इज़ 2m, इफ़ आई एम टेकिंग दिस एज m, और अगर ये मेरा x मूव कर रहा है, सो इट शुड मूव 2x, ठीक है। जितना छोटा मास होगा उतना ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है। बिकॉज सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अगर मेरा x मूव किया है तो इसके और क्लोजर आ गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज नियर टू द हैवियर बॉडी, ठीक है। सो इस केस में इसको 2 टाइम्स मूव करना पड़ेगा, सो दैट द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। सपोज पहले केस में जब ये x1 x2 थे दूर दूर, M1 ये मेरा इनिशियल केस में M1 यहाँ पे था, M2 यहाँ पे था, ठीक है। फिर मैंने इसको M1 को मूव करके यहाँ पे ले आया D पे, और ये M2 को मूव करके मैं यहाँ पे ले आया D डैश पे, ठीक है। अब मेरा M1 यहाँ पे हो गया, M2 यहाँ पे हो गया, और दोनों केस में कह रहा है मेरा सेंटर ऑफ मास मेंटेन्ड है यहीं पे। तो जब मेरा सेंटर ऑफ मास M1 और M2 x1 x2 पे थे, तो इस केस में क्या हो गया मेरा M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2। तो यहाँ से क्या था मेरा x1/x2 जो था मेरा, दैट इज़ नथिंग बट, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने D1 मूव कर दिया, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा मेरा, सो दिस वन इज M1 इंटू x1 माइनस D1, दैट इज इक्वल टू M2 इंटू x2 माइनस D2, ठीक है। अब फ्रॉम हेयर you can, if you deduce it, you put the value of x1 x2, ये वाली वैल्यू डाल के, if you put this value, so what answer we are going to get, m1d is equal to m2, m1 d1 is equal to m2 d2, ठीक है। so that is the relationship here, also the relationship is inversely proportional to their masses, ठीक है। so जितना बड़ा मास होगा वो उतना कम डिस्टेंस मूव करेगा, और बड़ा मास ज़्यादा मूव करेगा टू मेंटेन द सेम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दैट इज हेयर ऑल्सो वी हैव सीन, अगर d मेरा स्मॉल मूव कर रहा है x, देन D2 should have to move, D2 should be bigger because M2 is smaller mass, ठीक है। so यहाँ पे भी वही है, मूवमेंट जो होगा मेरा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, कि ये मेरा मास अगर माई 3m है, 3 टाइम्स बड़ा है इससे, ठीक है। ये मेरा m है, ये मेरा 3 टाइम्स बड़ा है, अगर दिस हैज़ टू मूव 3 टाइम्स, इस वाले मास को 3 टाइम्स मूव करना पड़ेगा, सो दैट द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव, ठीक है। अगर ये मेरा यहाँ से 1 मीटर मूव कर रहा है, सो इट हैज़ टू मूव 3 टाइम्स, सो इट हैज़ टू मूव 3 मीटर, so it has to move 3 मीटर। अगर ये मेरा 3 मीटर मूव कर रहा है then it has to move 9 मीटर, ठीक है। so इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम आना चाहिए, so m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2, और ये d1 d2 क्या है, कितना मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सेम वे में अगर मेरा सेंटर ऑफ मास इनिशियली रखे हुए हैं, अगर मेरे को 2 मासेस हैं, इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सो हेयर ऑल्सो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ठीक है। आप जिस तरीके से याद रख सकते हो उस तरीके से कर लो, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हमने देखा डिस्क्रीट मास मेरे इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है, और सारे पार्टिकल लेके चल रहा हूँ छोटे छोटे के, वी आर टेकिंग देम एज अ पार्टिकल। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट मास, अब हम देखते हैं कंटिन्यूस मास सिस्टम के मास इज़ नॉट स्प्रेडेड ओवर, इट इज़ अ कंटिन्यूस मास। सो इफ़ वी टेक दिस एज अ मास, इसको पूरा मास लेके चलें, सो मास यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंट मास, तो यहाँ पे एज ए मास डिस्क्रीट नहीं है, तो आई कैन नॉट अप्लाई m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, सो इस तरीके से वी कैन नॉट अप्लाई दिस डिवाइड बाई m इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो हम इस तरीके का फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, बिकॉज देर आर, अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल लेकर चलूँ, देर आर इनफाइनाइट पार्टिकल, सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पे क्या है
विल लिमिट द मास, हम लोग मास इतना छोटा लेके वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे में से एक छोटा सा डीएम पोर्शन निकालते हैं, डीएम, ठीक है। अब डीएम का तो सेंटर ऑफ मास यही होगा मेरा जो यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस इज माई आर। ये जो डीएम होगा छोटे से का, इसका मेरे को पोजीशन वेक्टर जो होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे डीएम इंटू आर, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग फ्रॉम पूरे मास के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे, आर सी एम डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। सो टोटल मास जो मेरे को पूरी बॉडी का लेना ना, जैसे हमने सिस्टम पार्टिकल में किया था m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहाँ पे भी टोटल मास हो गया बॉडी का। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ स्मॉल डीएम मास का एक पार्टिकल लेना है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर देखना है। तो यही पोजीशन वेक्टर जो होगा यही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे, हमारे जो फॉर्मूला होता है m1r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, तो हम भी इस वाले पार्टिकल का अगर हम इस वाले पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास निकालें RCM, सो इस वाले पार्टिकल के नहीं, सो इस वाले पार्टिकल के हम m1r1 निकालें, तो इसका m कितना होगा dm इंटू इसका रेडियस वो क्या होगा पोजीशन वेक्टर r1, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे सारे पार्टिकल पे डिवाइडेड बाय m, देयर फ्रॉम वेयर यू गेट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अब इसी में ही आपको इफ़ यू हैव टू डू x, y एंड z, अगर आपको ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, इफ़ इट्स बीन गिवन x, y एंड z, सो यू कैन सेपरेटली फाइंड आउट इन x एक्सेस, y एक्सेस एंड z एक्सेस, ठीक है, सेपरेटली यू कैन फाइंड आउट। अगर इसका मेरे को इफ़ दिस पार्टिकल आई हैव टू फाइंड आउट x, y, z सेपरेटली निकालना है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा सिमेट्री का। सो सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं ना हम लोग वी कैन बाईपास ऑल दीज थ्री इंटीग्रेशन। अगर मुझे पता है कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आई डोंट हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन, आई नो कि इट विल द मास विल बी लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई मेरी बॉडी, इफ़ माई बॉडी इज़ लाइक दिस, हमने जैसे वो लास्ट वाले केस में देखी थी, इस तरीके की मेरी बॉडी है, ठीक है। सो आई नो दिस बॉडी इज़ सिमेट्रिक अबाउट ये जो दिस लाइन एक्सेस, इस वाली लाइन के थ्रू इट इज सिमेट्रिक, जितना नीचे है उतना ऊपर है, ठीक है। सो आई कैन से माई सेंटर ऑफ मास मस्ट बी लाइंग समवेयर हेयर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, अब ये वाले लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। दैट मीन्स आई कैन रिड्यूस डाउन माई इंटीग्रेशन। मेरे को एक एक्सेस तो पता लग गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ एक एक्सेस का एक पॉइंट तो पता लग गया। सो आई जस्ट हैव टू डू द इंटीग्रेशन। अगर मेरे को एक्स और वाई में चाहिए, सो आई जस्ट हैव टू डू द इंटीग्रेशन इन वाई एक्सेस, ठीक है। वाई एक्सेस में मेरे को इंटीग्रेशन करनी है कि सॉरी एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेशन करनी है। वाई तो मेरा फिक्स है कि एट दिस पॉइंट ओनली इट इज़ गोइंग टू बी लाइंग, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो मुझे ये पता है कि ये एक्स एक्सिस ये मेरा इस y इजिकल टू 5 पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो y एक्सिस मेरे को पता लग गया, इसका x निकालना है मेरे को, x किस पॉइंट पे होगा, एट व्हाट पॉइंट इट इज़ x, सो आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन ओनली इन x, ठीक है। आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन ओनली इन x, सो दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस माई इंटीग्रेशन इफ आई नो द सिमेट्री। So symmetry helps you in bypassing the part of the integration if the object is having point symmetry, line symmetry, plane symmetry, ठीक है। पॉइंट सिमेट्री देखते हैं। पॉइंट सिमेट्री क्या होता है मेरी, सब ये दिस इज़ द केस ऑफ पॉइंट सिमेट्री। जो पॉइंट सिमेट्री होती है ना उसके अंदर लाइन सिमेट्री भी होगी। अगर कोई पॉइंट सिमेट्रिक है तो वो लाइन सिमेट्रिक भी होगा। सो बट लाइन सिमेट्रिक जो है दैट विल नॉट बी लाइन पॉइंट सिमेट्रिक, दैट मे बी पॉइंट सिमेट्रिक बट दैट इज़ नॉट ए 100% श्योरिटी कि दैट विल बी अ पॉइंट सिमेट्रिक। पॉइंट सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इफ़ आई रोटेट दिस बॉडी, ठीक है, इफ आई रोटेट दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट 180 डिग्री, आई विल गेट द सेम ओरिएंटेशन, सेम बॉडी मिलेगी मेरे को, ठीक है। कोई चेंज नहीं आएगा मेरी बॉडी में। जो मेरा पॉइंट यहाँ पे होगा, इफ़ आई एम गोइंग टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री, आई विल गेट द सेम कोई मतलब आप 180 डिग्री रोटेट कर दोगे इस बॉडी को, आप पहचान नहीं पाओगे कि पहले वाली ओरिएंटेशन और आपकी ओरिएंटेशन में कोई फ़र्क आया। सेम वे आप ये वाले पॉइंट पे देखो, दिस इज़ पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट दिस, आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, यू विल गेट द सेम बॉडी। आप इसको भी सेम ऐसी 180 डिग्री रोटेट कर दो, यू विल गेट द सेम बॉडी, ठीक है। बट यहाँ पे दिस इज़ अ लाइन सिमेट्री, ये एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक है, बट इट इज़ नॉट ए पॉइंट सिमेट्री नहीं है। बट ये वाली बॉडी अगर मैं देखूँ, दिस इज़ ऑल्सो लाइन सिमेट्री, ये लाइन सिमेट्री है, ठीक है। इसके अबाउट जो है वही इसके अबाउट है, तो पॉइंट सिमेट्री लाइन सिमेट्री भी हो जाएगा। सेम वे ये दोनों लाइन सिमेट्री हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं अबाउट दिस लाइन, सेम वे ये दोनों सिमेट्रिक हैं अबाउट दिस लाइन। सो दिस इज़ अ पॉइंट सिमेट्री ऑल्सो एंड लाइन सिमेट्री। बट ये जो है दिस इज़ नॉट ए पॉइंट सिमेट्री, ठीक है। अगर मैं इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करूँ तो 180 डिग्री, आई विल नॉट गेट द सेम बॉडी, ठीक है, सेम ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा। बट इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, ठीक है। तो इसके सिमेट्रिक अबाउट द लाइन मीन्स इस लाइन के दोनों साइड में आई विल हैव द सेम सिमेट्री, सेम काइंड ऑफ बॉडी। सेम वे
This smiley is not symmetric about the point, it is symmetric about this line. Same way this trapezium is symmetric about this line. फिर एक third symmetry होती है, that is my planar symmetry, plane symmetry. So for instance ये cube है मेरा and this is my plane, ठीक है. That plane is dividing the cube in two parts, दोनों same symmetric हैं ये वाले दोनों cube. Same way अगर मेरा diagonal plane है, if this is my diagonal plane, so it is dividing the cube into two parts, that is a diagonal plane symmetry, ठीक है. That is a साइड प्लेन सिमेट्री वाली, ठीक है. सो ये इस तरीके की सिमेट्री होती है मेरी, लाइन सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री एंड द प्लेन सिमेट्री. जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर लाइन सिमेट्री है. मोस्टली को जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो लाइन सिमेट्री के ही होते हैं. आपको एकदम देखते ही पता लग जाएगा कि देयर इज़ अ लाइन सिमेट्री इनटू इट एंड यू डोंट हैव टू डू द इंटीग्रेशन ट्वाइस. आपको लाइन सिमेट्री पता लग गई. सो डेफिनेटली उसके ऊपर और नीचे मास सेम है, तो सेंटर पे उसी लाइन पे मास कहीं ना कहीं एक एक्सेस लाई कर रहा होगा, दूसरा एक्सेस निकालना है बस आपको, ठीक है. अब ये कॉन्सेप्ट है मेरा कि सेंटर ऑफ मास कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड द बॉडी. इट इज़ नॉट ऑलवेज सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी, इट कैन लाई आउटसाइड द बॉडी. अगर हम ये डोनट देखें, इन दिस डोनट आई एम हैविंग द सेंटर ऑफ मास, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास विच इज़ आउटसाइड द बॉडी. सेम वे हॉर्स शू देखूँ मैं, इन द हॉर्स शू ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी, इट इज़ नॉट इन द बॉडी, ठीक है. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास देखते हैं. सो सेंटर ऑफ मास मीन्स के अगर कोई मेरा बॉडी है अगर इफ़ दिस इज़ माई बॉडी, तो इसके सारे पार्टिकल्स पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, जी भी लग रहा होगा सारे पार्टिकल्स के, ठीक है. सो ऑल द पार्टिकल्स विल हैविंग द सेम जी ऑल्सो. सो इफ़ जी इज़ कॉन्स्टेंट, अगर मेरा जी वेरी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है मेरे नीचे वाले पार्टिकल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और ऊपर वाले पार्टिकल पे जी की वैल्यू कम है, ठीक है. अगर ये वाला केस है देन माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट लाई विद माई सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर क्या करेगा नीचे की साइड में. अगर मेरे सपोज ये आधा पोर्शन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी ज़्यादा लग रही है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर वाले पोर्शन पर मेरी कम लग रही है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा नीचे. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डाउन, बट सेंटर ऑफ मास जो होगा मेरा वो इसी पॉइंट पे लाई करेगा, सेंटर लाइन पे, ठीक है, सेंटर लाइन पे. सो माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड डाउन, ठीक है. ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया क्योंकि मेरा नीचे वाले मासेस ज़्यादा है, सॉरी नॉट द मासेस मेरे सेम है. मेरा नीचे वाली साइड में सेंटर ऑफ माई ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, माई ग्रेविटी इज़ मोर नीचे वाले पार्टिकल्स पे, ठीक है. देन इन दैट केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉट अलाइनिंग विद माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है. बट नॉर्मली क्या होता है, नियर द अर्थ सरफेस आप हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट और डेप्थ में मेरी कम होती है, बट इतनी बड़ी कोई एक्सटेंडेड बॉडी नहीं होगी कि आपका इतना ज़्यादा वेरिएशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाए. तो मोस्टली वी टेक इट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कोइंसाइडिंग विद योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लाइक अ पिवोटल पॉइंट वेयर यू कैन बैलेंस द होल बॉडी इन एनी ओरिएंटेशन. अगर आप उस पॉइंट पे बॉडी को, उस पॉइंट के अबाउट किसी भी बॉडी, उस बॉडी को यू कैन बैलेंस इट, ठीक है. दैट इज़ व्हाट इज सर, दैट इज़ व्हाट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो फॉर इंस्टेंस अगर ये वाला पॉइंट है तो इस वाले पार्टिकल के लिए दिस इज़ माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ मास. आप इस वाले पॉइंट के अक्रॉस यू कैन बैलेंस दिस ग्रेविटी, यू कैन बैलेंस दिस बॉडी, ठीक है, विद दिस ऑन दिस पॉइंट. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इफ योर मास, if g is constant over your mass distribution, then your center of gravity coincide with your center of mass, and center of gravity is the pivotal point where you can balance the body in any direction, any orientation, ठीक है. So center of gravity is the point where the weight of the body act, and the center of mass जहाँ पे सारे masses हैं, ठीक है. Center of gravity means कि अगर मैं सारा weight लूँ then I'm going to concentrate at one particular point, so that is my center of gravity, ठीक है. और center of mass is the concentration of all the masses at that particular point, ठीक है. अब हम देखते हैं कुछ एक एक्सटेंडेड बॉडीज़ का. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास. सो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है वो यही रहता है कि माई सेंटर ऑफ मास RCM इज़ नथिंग बट DM, ठीक है. हमें एक एक्सटेंडेड बॉडी का एक छोटा सा मास कंसिडर करना होता है, ठीक है. उसका DM निकालते हैं हम इनटू वो DM का एक्स जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से मेरा उस DM के लिए व्हाट इज़ माई XCM, ठीक है, उसका, या YCM अगर मेरे को RCM निकालना तो उसका इस वाले DM का व्हाट इज़ माई सेंटर ऑफ मास RCM. तो इसका सेंटर ऑफ मास वही होगा जो इसका, जो ये वाली बॉडी हो गई, ठीक है. बिकॉज ये बॉडी इतनी छोटी है, इसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं सेम ही जगह लाई कर रहा होगा, ठीक है. तो ये, और इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल मास डिवाइडेड बाय मास करते हैं. फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर सेंटर ऑफ मास. तो सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट सेम वे से अप्लाई करना है. सो सपोज मेरे पास ये रॉड है विच इज़ लाइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो सिमेट्री से भी आपको पता लग जाएगा कि वेयर द वैल्यू इज़ लाइंग, बट वी आर गोइंग टू सी इट कि अपना इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. सो इसका जो मेरा
मास इसका जो मेरा टोटल मास है फॉर द लेंथ एम, द मास इज एम, तो एक के लिए हो गया एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अब मैंने ये एट ए डिस्टेंस एक्स आई हैव कंसिडर डी एक्स, बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया, डी एक्स मैंने ले लिया, तो इसका डी एक्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इट विल बी एट वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा 0, दैट इज़ माई सेंटर ऑफ मास। तो वाई तो मेरे को निकालना ही नहीं है, वाई तो इसका पूरे इसका 0 ही है, ठीक है, इसका इट विल लाई ऑन बाय वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, बट मेरे को एक्स ही निकालना है कि किस पॉइंट पे लाई करेगा, तो आई विल टेक द एक्स सी एम 1/m टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मैंने इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, पूरी होल लेंथ का, अभी मैंने एक्स लिया ना, तो 0 to L, मास कितना हो गया मेरा डी एम इंटू, और ये कितना है मेरा सेंटर ऑफ मास इसका एक्स पे, ठीक है, डी एम इंटू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/m इंटीग्रेशन 0 to L, डी एम कितना हो गया टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स का डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू जस्ट डू द इंटीग्रेशन, एक ही हमारा इंटीग्रेबल है x² by 2 करके, यू पुट द वैल्यू 0 to L, आप वैल्यू डालो, फाइनली विल गेट द आंसर L/2, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास विल लाई एट L/2, वो सिमेट्री से भी पता लग रहा है हमारे को L/2 पे लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे सेम ही तरीके से करेंगे हम, 2-3 एक्सटेंडेड बॉडीज़ का देखेंगे, आप यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन ऑल अदर एक्सटेंडेड बॉडीज़। आपको हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 फिज़िक्स में देख चुके हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन में ओवर एन एक्सटेंडेड बॉडी अगर मेरे को लेना है, फॉर इंस्टेंस डिस्क लेना है, तो उस केस में मैं क्या एलिमेंटल पार्ट लूँ, अगर मेरे को स्फेयर लेना है तो उस केस में क्या एलिमेंटल पार्ट लूँ, अगर मेरे को हॉलो स्फेयर लेना है तो उस केस में क्या एलिमेंटल पार्ट लूँ, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। आई विल टेल यू, अभी 1-2 हमारे सेंटर ऑफ मास आएंगे कि वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इन द कोन, इन द स्फेयर, इन द हेमिस्फेयर, तो उस केस में what elemental portion we are going to take it, we are going to see that, but we are not going to go into the integration of it, no one is going to ask that, but the application of those like center of mass का वो के center of mass of the cone उसका application in the exam it would come, ठीक है, but derivation वगैरह नहीं आएगी, but I'll give you a concept और the line of thought कि किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पे आप देखते हैं सेम लाइन ऑफ थॉट सबका सेम है, प्रोसेस सेम फॉलो होगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर रिंग। अब ये मेरी सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू टेक द स्मॉल डी एम मास, ठीक है, ये मैंने डी एम मास ले लिया, विच इज़ एट अ, ये जो डी एम मास हो गया विच इज़ डी थीटा एट एन एंगल थीटा, तो मेरे को इंटीग्रेट कहाँ से करना है, 0 से पाई मेरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, पूरी रिंग के लिए। और ये मेरा अब इसका मेरे को मास निकालना है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए होता है डी एम इंटू इसका मेरा ये डी एम जो होगा जिस पॉइंट पे होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये डी एम किस पॉइंट पे है वो निकालना है, ठीक है। अब ये जो मेरा डी एम है इसका पहले मैं स्मॉल डी एम निकालते हैं। स्मॉल डी एम क्या होगा, इसका पूरी बॉडी है मेरा, उसका पूरी जो रिंग है उसका मास, ये हाफ रिंग है उसका मास ये है, तो डिवाइडेड बाय हाफ रिंग का कितना हो गया पाई, टोटल का कितना होता है 2πr, इसका कितना हो गया पाई इंटू आर, ठीक है, ये मेरा हो गया रेडियस, ठीक है, पाई इंटू आर, ये मेरा हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू, अब मैं ये वाली लेंथ कितनी है मेरी, सो दिस इज़ माई डी थीटा, तो आर की लेंथ ये रेडियस इंटू ये डी थीटा हो गया, तो दिस इज़ माई आर्क, सो आर डी थीटा, ठीक है, ये मेरा डी एम हो गया। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सो दिस आर डी थीटा, ये मेरा आर है, सो इस आर डी थीटा कहाँ पे लाई करना है मेरे को। हाँ, एक और चीज़ है, पहले हम इसका वो देख लेते हैं हमें आर और एक्स में क्या चाहिए, एक्स सी एम और आर सी एम में क्या चाहिए। अगर मैं देखूँ कि दिस बॉडी इस सिमेट्रिक अबाउट दिस, ठीक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि ये पोर्शन जो मेरा है जितना इसका मास है वही इसका मास है, ठीक है, इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट दिस, मैं आराम से देख सकता हूँ कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मेरा सेंटर ऑफ मास है इट शुड बी लाइंग ऑन दिस लाइन, बट किस हाइट पे लाई करेगा, किस वाई पॉइंट पे लाई करेगा, आई डोंट नो। सो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा x इज इक्वल टू 0, तो एक तो मेरे को पता है कोऑर्डिनेट जो होगा x इज इक्वल टू 0, वाई सी एम निकालना है मेरे को, ठीक है। तो अब मेरे को इसका जो है इस वाले स्मॉल मास का वाई सी एम देखना, वाई सी एम विल बी दिस, इसका स्मॉल वाले का जो होगा वाई सी एम ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर जो मैंने छोटा वाला मास लिया इसका पोजीशन वेक्टर y जो होगा वो ये होगा, इसको कैसे लूँगा, ये मेरा r है, तो दिस विल बी r sin थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो आई पुट द वैल्यू ऑफ y एज r sin थीटा, dm की वैल्यू इज माई मास ओवर इसकी लेंथ कितनी हो गई पाई आर इंटू इसकी लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा, ये हो गया मेरा, दिस इज़ माई आर साइन थीटा, ठीक है। इसको आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड you just put the limits from 0 to pi, sorry, ये this is my 0, ये 0 से ये मेरे को पाई तक लेके जाना है, ठीक है, 0 से पाई।
सो जस्ट डू द इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेबल आपका साइन थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है। इसको करेंगे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, इंटीग्रेट करो 0 टू पाई, इसको लिमिट रखो 0 टू पाई पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर YCM 2r/π। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज दिस बिन यूज्ड इन मल्टीपल अदर एक्सटेंडेड बॉडी इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा ये। और नॉट इवन दैट, वेर एवर यू हैव मल्टीपल जैसे हमने मल्टीपल डिस्क्रीट पॉइंट लिए थे ना, ये 4 डिस्क्रीट पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। मे बी आपके पास बॉडी दे रखी हो, ये बॉडी है, ठीक है, ये मेरी रिंग है, फिर एक रॉड है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये इनके एक्सेस है, ठीक है। अब आपको इसका वो निकालना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो देन यू कैन टेक, ये वाली बॉडी पूरी की पूरी कंसंट्रेट कर रही है मेरी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। ये वाली बॉडी, this body, this my rod is concentrated at the center of mass. Then you can apply the symmetric, you can apply the discrete formula m1r1, ठीक है। इसका पूरा का पूरा m1, ये मास इधर है और किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास पे। सेम वे पूरी की पूरी रॉड मेरी क्या है m2, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे r2, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो इस तरीके से यू कैन डू दिस। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूजुअल बॉडीज़, ठीक है, जिनका काफ़ी आता है। तो इसका कितना सेंटर ऑफ मास हो गया, 2r/π। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज हमारे को अगर हेमिस्फेयर दे रखा है, दिस हॉलो हेमिस्फेयर दे रखा है, शेल दे रखी है, तो उस केस में भी आपको एलिमेंटल रिंग आपको कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको एलिमेंटल रिंग का कंसिडर करना पड़ता है। सो फ्रॉम नो, वैसे वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, हेमिस्फेयर वाले में एलिमेंटल रिंग में उसके सेंटर पे लाई करेगा, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एनीवेज क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट देखते हैं कितना रह गया अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब यहाँ पे जो है हमारा यस, अब अभी हमने जो कॉन्सेप्ट ये देखा ना, ये वाला, ये हम यूज़ करेंगे अपना डिस्क का निकालने में, क्योंकि डिस्क के लिए मुझे क्या है कि वी कैन टेक, डिस्क के लिए भी एक छोटा सा ये भी ले सकता हूँ मैं, इसको फिर मेरे को 2 टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। रादर देन डूइंग दैट व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द एलिमेंटल रिंग, ठीक है, मैं एलिमेंटल रिंग ले लेता हूँ। अब इस रिंग को, रिंग का मुझे सेंटर ऑफ मास पता है, ठीक है। अब इस रिंग में जो dm इंटू ये जो y होता है ना, दिस y इज़ नथिंग बट इस dm का सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मेरे को, y को 2r/π, ठीक है, ये मेरे को रखना पड़ेगा 2r/π। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि नीड टू रिमेंबर सम जो बेसिक फंडामेंटल हमारे एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं उनका याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वी नो कि इस पॉइंट के अबाउट इतना जो वेट है इधर की साइड, वही वेट मेरा मास जो है वो इधर की साइड मास है। सो जो इट मस्ट बी लाइंग समवेयर एयर, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास इनके बीच में, ठीक है। अब मेरे को वो निकालना है, ये वाला y पॉइंट निकालना है। तो आई डोंट हैव टू डू एक्स साइड इंटीग्रेशन बिकॉज आई नो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 0, तो एक तो मेरे को पता लग गया सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। दूसरा निकालना है y, तो YCM करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा एलिमेंटल रिंग लूँगा, ठीक है। आई हैव टेकन द एलिमेंटल रिंग। अब इस एलिमेंटल रिंग का आई विल फाइंड आउट द DM। इसका DM कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्क का मास m है, हाफ डिस्क का कितना हो जाएगा, पूरी डिस्क का πr² होता है, हाफ का कितना होगा πr²/2, ठीक है। ये मेरा हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अब इसका मेरा कितना हो गया, माई मास पर यूनिट एरिया हो गया। अब इसका एरिया, एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना हो गया, दिस इज पाई, 2πr होता है पूरे का, तो इसका हो जाएगा पाई इंटू r, ठीक है, दैट इज़ द इंटू dr, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो, ऐसे लंबा कर दो इसको। सो ये मेरा dr हो जाएगा, दिस इज़ माई πr। तो इसको रेक्टेंगल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो πr इंटू dr, ठीक है। तो दिस इज़ योर स्मॉल dm आ गया, ठीक है, ये dm आ गया इंटू, अब आपको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना है 2r/π, ठीक है। सो इसको अब आपको इंटीग्रेट करना है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो एलिमेंटल रिंग हमने कंसिडर किया, YCM हमें इसका पता है कितना है, दिस इज़ 2r/π, ठीक है। DM हमने निकाल लिया, m/πr²/2 इंटू πr dr, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, DM 2r/π, इसको इंटीग्रेट किया, जस्ट पुट द वैल्यू, इसको बाहर लेके आया, हमारा जो इंटीग्रेबल फैक्टर आएगा इसमें। सो यहाँ पे याद रखना, दिस r इज दिस r एंड दिस जो हमने πr²/2 किया है दैट इज़ अ कैपिटल R, इसका ये वाला कैपिटल R है, ठीक है। ये कैंसिल मत कर देना क्योंकि कभी हो जाता है। सो यहाँ पे जो है दिस इज़ R, दिस R इंटू दिस R, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इट विल गिव यू r² इंटू dr, ठीक है। और ये dr ये वाला आ जाएगा आपका, r² इंटू dr इज़ माई ओनली इंटीग्रेबल फैक्टर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, पुट द वैल्यू 0 टू r, तो आपका YCM जो आएगा आपका 4r/3π, ठीक है, 4r/3π। सो हमारा एलिमेंटल रिंग का कितना था, रिंग का कितना था 2r/π, और इसका कितना है डिस्क का, हाफ डिस्क का
फुल डिस्क का तो आपको पता ही है सेंटर पे ही होगा यार, सेम वे एलिमेंटल रिंग जो है मेरा इसका भी सेंटर पे ही होगा, ठीक है। बट ये हाफ डिस्क इसलिए है, हाफ डिस्क का कितना हो गया, वाई सी एम इज़ माई 4r/3π, ठीक है। और उसका क्या था, 2r/π रिंग का, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास मेरा जो 2D बॉडीज़ होती हैं जिसका जो यूनिफॉर्मली थिक होती हैं, ठीक है। सो इसमें जो बेसिक एजम्पशन है हमारी कि यूनिफॉर्मली थिक होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी डेंसिटी वेरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, मास को रिप्लेस करेंगे एरिया से, क्योंकि मास क्या होता है आपका रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। रो इंटू वॉल्यूम को आप चेंज कर दो, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। सो मास आपकी हो जाएगी, जो हम यहाँ पे m1r1 करते हैं तो यहाँ पे हम मास को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर मेरा रो एंड एरिया, ठीक है, अलोंग द होल ये बॉडी, अगर मैं 2 बॉडी लेके चल रहा हूँ तो इन दोनों का अगर मैं लेके चलूँ, ये दोनों बॉडी की मेरी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, दोनों बॉडी की डेंसिटी ये है, दोनों बॉडी का एरिया ये है, तो सॉरी दोनों बॉडी की रो ये है, दोनों बॉडी का थिकनेस सेम है, ठीक है। एरिया इज़ डिफरेंट, दोनों बॉडी के रो एंड थिकनेस इज सेम। सो व्हाट आई विल डू, मास इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरी इस बॉडी का दोनों का रो भी सेम है और एरिया भी सेम, रो भी सेम है और ये थिकनेस भी सेम है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से मास इज़ प्रोपोर्शनल टू माई एरिया, ठीक है। मास इज़ प्रोपोर्शनल टू माई एरिया, तो जितना बड़ा एरिया होगा, ठीक है, उतना बड़ा मेरा मास होगा, ठीक है। अगर कोई छोटा एरिया वाला होगा छोटा मास होगा, बड़ा एरिया होगा बड़ा मास होगा, तो मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इंस्टेड ऑफ हेयर वी कैन डायरेक्टली पुट एरिया, रादर देन m1 आई कैन डायरेक्टली पुट माई एरिया। सो जितना बड़ा एरिया होगा उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज़्यादा पास लाई करेगा, ठीक है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे को इसका ही इसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। ये मेरा होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आई कैन कंसिडर दिस होल इनटू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, दैट इज़ माई सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास मुझे पता है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, तो इस पॉइंट पे तो लाई करेगा, बट एक्स पे मुझे नहीं पता कहाँ पे है, तो एक्स निकालना है मेरे को, तो आई हैव टू फाइंड आउट एक्स सी एम ओनली, ठीक है। एक्स सी एम निकालना है मेरे को, वाई सी एम इज़ माई 0। तो एक्स सी एम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये वाले इसका लूँगा, इसका मैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। इसका एरिया पुट करूँगा मैं। सेम वे इंस्टेड ऑफ दिस I'll put the value of my area because my density is uniform and my thickness is uniform. इसकी जगह मैं एरिया लिख दूंगा और इसका मैं R2 लिख लूँगा, ये वाला, ठीक है। इसका तो just put the values here and you can get the value. अब इसी के अंदर ही एक और एक्सटेंशन होती है कि हम लोग वी जस्ट सपोज आप रिमूव कर दो यहाँ से कोई पार्ट ऑफ दिस, यू रिमूव इट, ठीक है, ये हटा दिया आपने, तो अब इस रिमेनिंग पोर्शन का कितना रह गया, ये वाला जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कितना रह जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब भी रिमूव कर दें तो याद रखना कि मास ऑलवेज शिफ्टेड, ठीक है। मास सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा जहाँ पे वेट हैवी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से तो खाली हो गया ना वेट। पहले अगर सपोज इसका सेंटर पे था, ये वाला पोर्शन मेरा खाली हो गया, तो इसका पॉइंट राइट पे शिफ्ट कर जाएगा, बिकॉज इट इज़ स्टिल सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस। ये तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट थोड़ा राइट में शिफ्ट कर जाएगा। अब ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। सो ये मेरा एक लेमिनार 2D बॉडी है, रेक्टेंगल है, और दिस पोर्शन आई हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम हियर, ये वाला पोर्शन मैंने इसमें से हटा दिया, ठीक है। अब ये वाले का मेरे को जो येलो वाला पोर्शन है, बस इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास मेरा ये था जब मेरा ये पूरे के पूरा रेक्टेंगुलर शीट था, ये हटा दिया, दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द हेवियर साइड, ठीक है। अब वेट सारा ये वाला वेट हट गया, तो वेट मेरा यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, तो ये अब राइट में शिफ्ट कर जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। अब मेरे को पता है कि ये सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस है, तो मेरे को वाई की वैल्यू, तो वाई तो मेरा 0 है, वाई सी एम, ठीक है। वाई सी एम इज़ माई 0। अब मेरे को एक्स सी एम चाहिए, बस एक्स सी एम निकालना है। तो एक्स सी एम के लिए क्या करूँगा मैं कि A1, ठीक है, इंटू R1, इसका जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, माइनस ये A2 इंटू जो इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास R2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, जो ये करूँगा मैं, इसका मेरा जो आंसर आएगा दैट इज़ माई सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस येलो पोर्शन, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन यू हैव अ बॉडी रिमूव्ड। अब कुछ एक एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं जिनका हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, जस्ट हैव टू रिमेंबर देयर
सेंटर ऑफ मासेस। तो इनका डेरिवेशन इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको वही सेम कॉन्सेप्ट करना है, डीएम इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का अलाइन कर रहा है जो आप एलिमेंटल पोर्शन ले रहे हो। तो इस वाले में अगर मैं देखूँ ये हेमिस्फेरिकल शेल है, तो इसके अंदर आप ऐसे एक एलिमेंटल रिंग ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक दिस एलिमेंटल रिंग, ठीक है। यू कैन टेक दिस एट एन एंगल थीटा, और ये जो इसकी थिकनेस हो जाएगी डी थीटा, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन टेक, इसका डीएम निकालो, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ये वाई सी एम पे वाई, ये वाला जो वाई डिस्टेंस होगा बिकॉज इट इज़ सेंटर ऑफ मास, ये हॉलो ये आपने रिंग ली है तो इसका तो सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका इसके यहीं पे कहीं पे जो आपने रिंग कंसिडर करी है उसके सेंटर पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। वो वाई डिस्टेंस पुट कर दो एंड यू कैन इंटीग्रेट इट। इसमें क्या करो, सॉलिड हेमिस्फीयर में यू कैन कंसिडर द डिस्क लेके चलो यहाँ पे, ठीक है, रादर देन द रिंग यू कैन टेक द डिस्क फ्रॉम हियर, और डिस्क का भी क्या लाई करेगा, यही वाई डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक है। इसका डीएम निकालो, इसका डीएम निकालो, ये वाई पुट करो एंड यू कैन गेट द आंसर। तो इसका कितना आएगा मेरा एलिमेंटल शेल का जो मेरी हेमिस्फेरिकल शेल है, इसका सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस बेस, याद रखना फ्रॉम द बेस इट इज़ r/2 पे लाई कर रहा है। सॉलिड हेमिस्फेयर का बिकॉज वेट नीचे साइड में ज़्यादा होगा ना, बिकॉज नीचे साइड में पोर्शन मेरा ज़्यादा है ये, तो यहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, तो इसका नीचे लाई कर रहा है, दैट इज़ 3r/8, ठीक है, 3r/8 फ्रॉम दिस बॉटम, 3r/8। सॉलिड कोन का अगर मैं देखूँ फ्रॉम द बेस इट इज़ लाइंग एट h/4, बिकॉज अब नीचे साइड में वेट ज़्यादा है ना, नीचे साइड में ज़्यादा मास है, और हॉलो कोन का है मेरा h/3। इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है, यू कंसीडर द डिस्क, ठीक है, डिस्क ले लो एंड अप्लाई द, इसमें जो एक जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है वो हम अप्लाई करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अगर ये मैं x मेरा है, इफ़ दिस रेडियस इज x एंड इफ़ आई एम टेकिंग इट यहाँ से यहाँ तक का, इफ़ आई एम टेकिंग इट y, ठीक है, तो दिस x और y में आपका रिलेशनशिप आ सकता है, फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय, ये आपको r पता है, दैट इज इक्वल टू दिस, ये आपका अगर ये आपका ये दिस इज़ योर h डिवाइडेड बाय, ये टोटल आ जाएगा आपका h, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप आप सिमिलर ट्राइंगल की यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट, ये आपको यहाँ पे डिस्क कंसिडर करके यू कैन सॉल्व इट। तो यहाँ पे जो मेरा सॉलिड कोन आएगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज़ h/4, और यहाँ पे जो मेरा हॉलो कोन होता है उसका सेंटर ऑफ मास इज़ बाय h/3, ठीक है। इसकी बेसिकली डेरिवेशन नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू, इसके कॉन्सेप्ट और इसके एप्लीकेशन ही दैट इज़ गोइंग टू कम ओवर h/3, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आवर laminar 2D figure. So in this we are considering mass as an area, और इसके अंदर हमारे को एक रिमूव करा हुआ है और फिर उसको दूसरी साइड ऐड किया हुआ है। सो मेरा पहले ये सिंपल एक डिस्क था, इस डिस्क में से मेरी स्मॉल डिस्क मैंने r/2 की हटाई और फिर उसको हटा के मैंने इसके ऊपर इधर राइट साइड रख दी, ठीक है। तो जब मेरा पहले केस में था सेंटर ऑफ मास ये था, जब मैंने हटाई तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइट शिफ्ट हुआ होगा, और जब मैंने उठा के फिर इसको वापस यहाँ पे रख दी तो मेरा सेंटर ऑफ मास और राइट शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मेरा और राइट शिफ्ट हो गया होगा, और मेरे को निकालनी है व्हाट इज़ माई सेंटर ऑफ मास राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। सो डिस्क कट ऑफ दैट मीन्स प्लेस राइट, लेमिनार टाइप है हमारा क्वेश्चन, एंड वील यूज़ द एरिया टू गेट द सेंटर ऑफ मास। अब नाउ इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है। जितना मेरा मास ये ऊपर का है इस वाले पोर्शन का उतना ही नीचे का, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। तो मेरा यहाँ पे एक तो पॉइंट आ गया वाई सी एम जो है मेरा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये आ गया, मेरे को एक्स सी एम निकालना है बस। एक्स सी एम का मतलब हो गया A1, ये बड़े वाले का A1 इंटू x1। सो A1 x1 ये मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो माइनस हो गया माइनस A2 x2 इसका सेंटर ऑफ मास, प्लस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया A3 x3 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है। सो इससे मेरा आई विल गेट द XCM, ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर। सो A1 आपका कितना है बड़े वाले का πr², सेंटर ऑफ मास ये 0 है, ठीक है। सेम वे इसका कितना हो गया एरिया πr²/4 बिकॉज r/2 इसका रेडियस है, और ये कितना हो गया यहाँ से अगर मैं ये 0 है मेरा 0 0 तो दिस इज़ माई माइनस r/2, ठीक है। सेम वे इसका कितना आ जाएगा πr²/4 प्लस r/2, पुट द वैल्यू विल गेट द सेंटर ऑफ मास आपका r/4 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट यू विल गेट। तो इसका मेरा कोऑर्डिनेट आ गए r/4, 0, ठीक है। ये मेमोराइज रखना आप। एलिमेंटल 6 तो ज़रूर मेमोराइज रखना। एलिमेंटल रिंग का, डिस्क का, शेल का, हेमिस्फेयर का 3r/8, सॉलिड कोन का h/4 एंड हॉलो कोन का h/3। ये याद रखना बस। यू कुड एबल टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे वही है मेरा
कि यहाँ पे मेरी दो बॉडीज़ दे रखी है, रादर देन हम लोग दो पार्टिकल लेके कर रहे थे ना, विल अप्लाई द सेम थिंग। तो हम लोग ये सारा मास, इस वाली बॉडी का 2m मास मैं कंसंट्रेट कर दूंगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ मैं सेंटर ऑफ मास रखूँगा। तो मैंने इसको एक्सटेंडेड बॉडी को क्या किया, एज अ पार्टिकल कंसिडर कर दिया इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो ये मेरा 2m हो गया, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ से इट इज़ 2r/π पे, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा मास इसका 2m एक से इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दिया, विच इज़ लाइंग फ्रॉम हेयर 2r/π, ठीक है। अब मेरे अब मैं इन दोनों को पार्टिकल लेके सॉल्व कर सकता हूँ, और मेरे को बोला गया है कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ एट द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा इस पे है और ये 0 0 पे। सो नाउ आई नो इस वाले की, इफ़ आई सी दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है YCM, सो आई कैन से YCM इज़ माई 0, XCM निकालना है। सो XCM निकाला, M1r1 प्लस M2r2। सो यहाँ पे इसका जो है मेरा दैट विल बी माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, इट विल बी दिस साइड ओनली। सो -2r/π प्लस mx, ठीक है, पाई टोटल मास हो गया 2m + m 3m, ठीक है। हमने सिंपल इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया, वी प्लेस इट एट अ सेंटर ऑफ मास। ये ऑलरेडी पॉइंट ऑब्जेक्ट है m एट अ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इन 2x कर दिया। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर x इज 4r/π। अब इसमें मेरे को सेंटर ऑफ मास बताना है इसका, ये मेरा एक पतली सी स्ट्रिप है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। सो हम सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, dm इंटू जो dm का सेंटर ऑफ मास, सेम वही कॉन्सेप्ट से करेंगे। सो ये मेरा फाई है, तो इसका मैं क्या करूँगा, विल टेक स्मॉल एलिमेंट, ये एलिमेंट लेते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट एट एन एंगल थीटा, ये हो गया r d थीटा, सॉरी दिस इज़ r d थीटा, ये मेरा d थीटा हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। एंड दिस स्मॉल आर्क विल बी माई r d थीटा, ये जो मेरा हो जाएगा। अब मेरे को इसका मास निकालना है इसका, तो मास कितना हो गया मेरा, टोटल का कितना हो गया, टोटल का मास m है फॉर द एंगल फाई इंटू r d थीटा, ठीक है। ये r d थीटा का हो गया मेरा। अब मेरे को ये r d थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज एट दिस x, ये x पे लाई कर रहा है, और ये x कितना हो जाएगा, दिस इज माई r, तो दिस विल बी थीटा, सो x विल बी r cos थीटा, सो दिस इंटू r cos थीटा। अब इंटीग्रेबल फैक्टर मेरे कौन से आ गए, r cos थीटा d थीटा, ठीक है। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम -5/2 से 5/2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करूँगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। फर्स्ट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ m डिवाइडेड बाय, सो m/5 इंटू यहाँ पे r d थीटा होगा, m/5 इंटू r d थीटा। सो यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे जो होगा इसका जो मास होगा इसका वी कैन से m डिवाइडेड बाय r5 होगा, ठीक है, नॉट बाय m/5 बिकॉज दिस एंगल इज़ 5। सो m/r5 होगा इंटू r d थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे m/5 d थीटा आ जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस इज r cos थीटा, ठीक है, r cos थीटा। नाउ यू हैव द cos थीटा एंड d थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो -5/2 से π/2, यू पुट दिस वैल्यू, यू गॉट द वैल्यू 2r sin 5/2 डिवाइड बाय 5। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। सो XCM कितना आ गया यहाँ पे, समवेयर अराउंड दिस 2r sin 5/2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ये भी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, और दिस कॉन्सेप्ट जो हमारा लेमिनार वाला कॉन्सेप्ट था। सो यहाँ से मेरा ये वाला पोर्शन हटा दिया मैंने। अब मेरे को बोल रहा है वाला पोर्शन हटाने के बाद दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास फॉर दिस L सेक्शन। इस L सेक्शन का जो मेरा सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ लाइंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इसका आई नो दिस y एक्सिस, ठीक है, आई नो दिस y एक्सिस बिकॉज मेरे को निकालनी है फाइंड द रेशियो ऑफ a/l निकालना है मेरे को, L दे रखा है, ये a दे रखा है। सो व्हाट आई नो कि मेरा सेंटर ऑफ मास का y एक्सिस पता है मेरे को, दैट इज़ माई YCM इज़ माई a, ठीक है। तो मैं YCM निकालता हूँ, YCM इज इक्वल टू ये बड़ा वाला एरिया, इसका YCM कितना आएगा, दैट इज़ L/2 बिकॉज दिस इज स्क्वायर ना। सो इसका एरिया वो कितना हो गया, L² एरिया इंटू L/2 इट्स द सेंटर ऑफ मास, माइनस मैंने ये छोटा वाला पार्ट निकाला, इसका एरिया कितना था, a² इंटू a/2, इसका y से कोऑर्डिनेट का हो गया, ये टोटल हो गया L² माइनस a², ठीक है। ये मेरा YCM हो गया, इसको मैं इक्वेट कर दूंगा a से, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a। अब इसको वंस यू गॉट इट, इसके बाद इसको ये आप क्या L³ माइनस a³ और इसको आप इधर ले जाओ, सो दैट विल बी योर L² माइनस a²
इंटू 2a होगा यहाँ पे, ठीक है, 2a एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, 2a होगा यहाँ पे, दिस a विल ऑल्सो बी देयर, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर एल क्यूब माइनस ए क्यूब 2a एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसको रिजॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू इन क्वाड्रेटिक एल माइनस एल स्क्वायर माइनस ए एल माइनस ए स्क्वायर, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। यू सॉल्व द वैल्यू फॉर एल एंड यू जस्ट पुट इट इन टू एल ए बाई एल एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। बस ये क्वाड्रेटिक में लाके यू कैन ईजिली सॉल्व इट ए बाई एल, ठीक है। सो दैट्स देयर इन दिस क्वेश्चन। सो इतना था आज के लिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बिगिन कर दिया सेंटर ऑफ मास का। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू सम मोर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज तो थोड़ा बोरिंग था सेंटर ऑफ मास निकालना वगैरह, तो इसमें जो क्वेश्चंस हमारे बेसिकली बनते हैं वो ये लेमिनार शीट वाले काफ़ी बनते हैं कि आप ऐड कर दो माइनस कर दो टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, या मल्टीपल बॉडीज़ लगा दो एक साथ के, लाइक फॉर इंस्टेंस आप इस तरीके से ई बना दो, ठीक है, इस तरीके से बना दो, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो इस तरीके के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसमें सेंटर ऑफ मास निकालने में ना, या मल्टीपल एक्सटेंडेड बॉडीज़ लगा दी, अब उसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें उसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, व्हाट वी हैव डन टुडे। सेंटर ऑफ मास देखा हमने देखा क्यों चाहिए हमें सेंटर ऑफ मास, फिर हमने देखा कि होता क्या है सेंटर ऑफ मास, फिर हमने देखा सेंटर ऑफ मास का डिस्क्रीट पार्टिकल में किस तरीके से हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास को, फिर हमने देखा सेंटर ऑफ मास को एक्सटेंडेड बॉडी में किस तरीके से निकालते हैं। देन वी हैव स्टडीड सम एक्सटेंडेड बॉडी, हमने 5-6 एक्सटेंडेड बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास देखे क्या होते हैं और उनको निकालते कैसे हैं। देन वी हैव सीन द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटेंडेड बॉडीज़ इन 2D लेमिनार बॉडीज़, ऐड और रिमूव करके अगर बॉडी को रिमूव कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट assumption into it that we are taking the density and thickness as constant, ठीक है। So that's all for today. Okay, all right, thank you.